कैसे बेटा? अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने बात की थी बच्चों, क्या जो इंटरनल एनर्जी की अपने बात करी थी, आंतरिक ऊर्जा की बात की थी, उसके क्वेश्चंस अपने डिस्कस किए थे। फिर अपने स्टार्ट किया था जो एनर्जी की जो सेकंड फॉर्म होती है बेटा, एंथैल्पी, एच के बारे में अपने बात की थी। क्लियर? तो एंथैल्पी क्या होती है? तो अपने क्या कहा था, किसी सिस्टम के अंदर, किसी निकाय के अंदर जो संचित कुल ऊर्जा होती है, टोटल एनर्जी, उसको अपन ने क्या कहा था? एंथैल्पी। क्लियर? अब एंथैल्पी के वैसे तो कई सारे कॉन्सेप्ट बेटा हमने डिस्कस किए थे, लेकिन मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन करने का जो सबसे जो फास्ट मेथड होता है बेटा वो ये होता है, बच्चे को कम से कम एक बेसिक मेथड तो ध्यान होना ही चाहिए कि नाम देखते ही दिमाग में क्लिक करे कि मुझे क्या अप्लाई करना है। तो मैंने क्या कहा था, एंथैल्पी देखते ही, क्वेश्चन में एंथैल्पी नाम देखते ही क्या कर देना, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। अगर थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन हो तो, वैसे तो एंथैल्पी कई सारे चैप्टर में आएगा, ये नहीं हर जगह चेप दो बेटा। अगर थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन हो तो मैंने क्या कहा था, एंथैल्पी देखते ही कम से कम दिमाग में ये तो आना ही चाहिए कि डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। अब क्या करेंगे, अगर आपको अलग अलग कंडीशंस दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग हम मॉडिफाइड कर सकते हैं। क्या कहा, डेल एच इक्वल टू क्या कहा अपने, डेल यू प्लस पी डेल वी। पी डेल वी मतलब प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम है वेरिएबल। लेकिन अगर कंडीशन अपोजिट कर दे, वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर वेरिएबल, तो क्या करते हैं बेटा, वी डेल पी कर देंगे। आ गया समझ में? क्या कहा, डेल एच इक्वल डेल यू प्लस वी डेल पी। क्लियर? अब आपने क्या कहा, अगर प्रेशर वॉल्यूम दोनों ही वेरिएबल हो, दोनों ही अगर चेंज हो, तो बेटा क्या करेंगे, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन है वी वन, दो प्रेशर दो वॉल्यूम। क्लियर? फिर अपन ने कहा था अगर टेम्परेचर चेंज हो तो क्या लिखेंगे, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस एन आर डेल टी। क्लियर? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो क्या लिखेंगे, हमें पता है डेल टी जीरो और डेल यू भी जीरो, तो डेल एच भी जीरो, यानी एंथैल्पी एच कांस्टेंट, तो बोलेंगे आइसो एंथैल्पी के प्रोसेस। क्लियर? यानी सम एंथैल्पी के प्रक्रम। ओके, ठीक है बेटा। फिर अपन ने क्या कहा था, अगर कोई केमिकल रिएक्शन दी जाए, रासायनिक अभिक्रिया दी गई हो, तो क्या लिखेंगे, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, यानी पी डेल वी की जगह क्या लिखेंगे, डेल एन जी आर टी। क्लियर? तो डेल एन जी का मतलब क्या होता है बच्चों, एनपी माइनस एनआर, यानी जो रिएक्शन आपको दे रखी है उसमें गैसेज जो प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है, गैसीय उत्पाद और क्रियाकारक के मोलों का डिफरेंस। आ गया समझ में? क्लियर? ये जो मैंने आपको 1 मिनट में रिवाइज करवाया है, ये आपको बेटा पढ़ने के साथ ऐसे ही करना होता है। क्लियर? चाहे कोई सा भी पार्ट पढ़ो, जो आपने आधा घंटा 1 घंटा टाइम दिया है, उसको लास्ट में 2 मिनट जरूर दिया करो, ताकि पता तो चले मैंने अभी पढ़ा क्या, मेरे दिमाग में है या नहीं है। अभी जस्ट आपने पढ़ा, अगर अभी आप कंफर्म नहीं हो किस कंडीशन में मुझे क्या करना है, तो 10 दिन बाद पेपर दोगे या फिर 5 दिन बाद या 2 दिन बाद क्वेश्चन सोल्व करोगे, तब तो होने का कोई सवाल ही नहीं है बेटा। आ गया समझ में? क्लियर? यहाँ तक बात ठीक है बच्चों? चलो बेटा, अब देखो एंथैल्पी के क्वेश्चन स्टार्ट करें, इससे पहले 1-2 पॉइंट जरूर ध्यान रखना बच्चों। क्या अपनी स्टाइल में ध्यान रखना 1-2 बच्चों? क्या सबसे पहले एक तो ये ट्रिक दिमाग में सेट कर लेना। सबसे पहले बेटा क्या करना, नोट लगाओ। एक तो बच्चों देखो एंथैल्पी में, एक बच्चों वर्क में, खासकर 2 जगह तो ये ट्रिक बहुत ज्यादा काम आएगी बेटा। ओके, बाकी थर्मोडायनेमिक्स में कई जगह काम आएगी, ध्यान रखना। क्या, अगर क्वेश्चन आपको क्या दे रखा हो, रिएक्शन के टर्म में दे रखा हो, क्या कहा, अगर सवाल आपको अभिक्रिया के पदों में दे रखा हो, यानी ये बराबर ये इक्वल टू ये, काम खत्म। क्लियर? तो क्या कहा, अगर रिएक्शन के टर्म में दे रखा हो तो सर मैं कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं, जैसे एंथैल्पी पे ही अपन ने क्या किया, 4-5 फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, तो सर कौन सा अप्लाई करना है, तो क्या करना बच्चों, अगर रिएक्शन के टर्म में दे रखा हो तो देखते समझ जाना, डेल एन जी वाला फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है। मैंने क्या कहा, रिएक्शन लिख के दे रखी है और एंथैल्पी की बात कर रहा है, यानी एंथैल्पी ये है या फिर ये क्या होगा, एंथैल्पी होगा क्या, एंथैल्पी नाम आ जाए बच्चा कंफ्यूज होगी, सर एंथैल्पी के कई सारे फॉर्मूले लिखाए हैं, डेल एच डेल यू प्लस पी डेल वी वी डेल पी पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, या फिर डेल एच डेल यू प्लस एन आर डेल टी या डेल एन जी आर टी, कौन सा लगाऊं, रिएक्शन की टर्म में दे रखा हो, देखते समझ आना क्या करना, डेल एन जी वाला फॉर्मूला मुझे काम में लेना है। आ गया समझ में? आगे जैसे वर्क कैलकुलेट करेंगे 2-3 जगह और भी ये ट्रिक काम आएगी बेटा, समझ में आ रहा? क्लियर? लिखो बेटा, इन थर्मोडायनेमिक्स इसलिए बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं सिर्फ एंथैल्पी में ही काम में ले ट्रिक है, पूरी थर्मोडायनेमिक्स में कई जगह काम आ जाएगी। क्लियर? लिखो, इन थर्मोडायनेमिक्स इफ क्वेश्चन is given in terms of reaction, in thermodynamics if question is given in terms of reaction, in thermodynamics
if question is given in terms of reaction, then solve the question by formula of del Ng. Then solve the question by formula of del Ng. del Ng वाला फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान है ना. Then solve the question by formula of del Ng. ठीक है, हिंदी में लिखो. उष्मागतिकी में यदि क्वेश्चन सवाल प्रश्न उष्मागतिकी में यदि क्वेश्चन अभिक्रिया के पदों में दिया गया हो, उष्मागतिकी में यदि क्वेश्चन अभिक्रिया के पदों में दिया गया हो तो क्वेश्चन को डेल एन जी वाले फॉर्मूले की सहायता से सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन को डेल एन जी वाले फॉर्मूले की सहायता से सॉल्व करना है. तो बाय द वे कंफ्यूजन होगी सर कौन सा कॉन्सेप्ट काम में लेना है, ये ट्रिक ध्यान रखना बेटा. क्लियर. चलो बेटा एक चीज और ध्यान रखना, मैं हमेशा कहता हूं क्या जहां सेम सी चीजें आए बेटा उसका जरूर दिमाग में रखा करो. इस कंडीशन में ये करना है, उस कंडीशन में ये करना है. कैसे करना है बच्चों, देखो एक्चुअल में क्या कई जगह बच्चों देखो नाम आ रहा हीट यानी क्यों, तो ध्यान रखना बेटा एक्चुअल में क्या होता है, हीट की अलग से स्टडी नहीं की जाती बेटा. मैंने क्या कहा, हीट की अलग से स्टडी नहीं की जाती. क्यों, एक्चुअल में ये जो हीट होती है वही क्या होती है, यानी इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी दोनों ही क्या होती है, हीट की ही फॉर्म होती है. मैं क्या कह रहा हूँ फिर सुन लेना, यानी जो क्यू होता है हीट होता है, इसकी अलग से स्टडी क्यों नहीं करते. बच्चे के दिमाग में है कि सर जैसे अपन बात करते डेल यू डेल एच, तो फिर क्यू की बात क्यों नहीं करते, इसकी अलग से हेडिंग लगा के स्टडी क्यों नहीं करते. तो अपन ने जो डेल यू डेल एच पढ़ा है, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी पढ़ी है, वो क्या है बच्चों, हीट की ही फॉर्म है. ओके, आप कहोगे सर कैसे, तो अपन क्या कहेंगे, देखो एट कांस्टेंट प्रेशर पे अपन ने कहा था जो हीट होता है बेटा वही तो क्या होता है, यानी डेल एच के इक्वल होता है चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल. लिखा ना अपन ने, अरे ध्यान है ना. ठीक है, और अपन क्या कहेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा तो क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट होता है वो क्या होता है, डेल यू के इक्वल होता है. मैंने क्या कहा, यानी जो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी ये दोनों किसकी फॉर्म है, हीट की ही फॉर्म है बच्चों. क्लियर. अगर कांस्टेंट प्रेशर पर हीट की बात करें, मतलब किसकी बात कर रहा है, डेल एच चेंज इन एंथैल्पी की बात कर रहा है. अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, डेल यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन. क्लियर. आपको हर क्वेश्चन में चेंज इन एंथैल्पी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करो जरूरी नहीं यही बोले, आपको क्या बोलेगा, ये भी बोल सकता है कांस्टेंट प्रेशर पर हीट क्या होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट क्या होगी. तो देख के समझ जाना एक्चुअल में किसकी बात कर रहा है, इनकी बात कर रहा है. क्लियर. ठीक है बच्चों, और एक चीज और ध्यान रखना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो आपको याद है अपन ने कहा था डेल यू भी क्या होता है, जीरो, और डेल एच भी क्या होता है, जीरो. अरे टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता है तो हमें पता है बच्चों इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज होगा क्या, नहीं बच्चों. तो इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो, और हमें पता है ये जीरो हमने बोला था आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस, याद है ना. तो डेल एच भी जीरो. तो ये ध्यान रखना बच्चों, टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम वाली तीन कंडीशन है बहुत काम आएगी. ओके, नोट करो. चलो बेटा यहां तक बात ठीक है, अरे बात समझ में आई क्या. ये मैंने कुछ एक दो पॉइंट्स आपको बताए हैं जो आपको कंफ्यूजन से बचने में हेल्प करेंगे बच्चों. क्लियर. बात समझ में आ गई क्या. चलो बेटा आगे बात करते हैं, इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. अब देखते हैं एंथैल्पी पे हमें कैसे कैसे क्वेश्चन से पूछ सकता है. क्लियर. मैंने कहा था बच्चों देखो क्या जो इंटरनल एनर्जी होती है, आंतरिक ऊर्जा होती है, उसको क्या करेगा एंथैल्पी के साथ मिक्स करके क्वेश्चंस भी पूछता है बेटा. क्या, क्योंकि हमने एंथैल्पी का फॉर्मूला देखा है, उसमें इंटरनल एनर्जी इंक्लूड है या नहीं है बच्चों. क्लियर. तो लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो, ए रिजिड कंटेनर ऑफ 10 लीटर वॉल्यूम, a rigid container of 10 liter volume, a rigid container of 10 liter volume, a rigid container of 10 liter volume
filled by a gaseous mixer, a rigid container of 10 liter volume filled by a gaseous mixer, a rigid container of 10 liter volume filled by a gaseous mixer, initial pressure of which 70 bar and final pressure is 40 bar। बोर्ड पे डाटा कंफर्म कर लेना बेटा। क्या कहा? इनिशियल प्रेशर ऑफ 70 बार एंड फाइनल प्रेशर इज 40 बार। ओके, ठीक है। आगे लिखो, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसेस मिक्सर, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसेस मिक्सर। If change in enthalpy, if change in enthalpy is minus 560 kilojoule, if change in enthalpy is minus 560 kilojoule, बोर्ड पे डाटा श्योर कर लेना बेटा। क्या कहा? A rigid container of 10 liter volume filled by a gaseous mixer, initial pressure of 70 bar and final pressure is 40 bar। क्लियर? ठीक, आगे क्या बोलेंगे? Calculate the change in internal energy for gaseous mixer if change in enthalpy is minus 560 kilojoule। हिंदी में लिखो बेटा फटाफट। 10 लीटर आयतन का एक दृढ़ पात्र, 10 लीटर आयतन का एक दृढ़ पात्र, 10 लीटर आयतन का एक दृढ़ पात्र गैसीय मिश्रण द्वारा भरा गया है। 10 लीटर आयतन का एक दृढ़ पात्र गैसीय मिश्रण द्वारा भरा गया है, गैसीय मिश्रण द्वारा भरा गया है, जिसका प्रारंभिक दाब 70 बार, 70 तो एक बार ही है बेटा, बार इसकी इकाई है, यूनिट है, जिसका प्रारंभिक दाब 70 बार तथा परिणामी अंतिम दाब 40 बार है। आगे लिखो, गैसीय मिश्रण की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करो, गैसीय मिश्रण की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करो, गैसीय मिश्रण की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करो यदि एंथैल्पी में परिवर्तन -560 किलोजूल हो। लिख लिया बेटा। चलो बात करते हैं कैसे करना है, क्या करना है। तो समझना, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, एंथैल्पी देखते ही जो मैंने स्टामा किया था, फॉर्मूले तो अपने 4-5 लिखे थे, लेकिन दिमाग में स्ट्राइक कौन सा करना चाहिए, जो हमने स्टामा किया था, याद है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये लगा दो, डेल एच इक्वल टू क्या करेंगे, डेल यू प्लस पी डेल वी। यस और नो? क्लियर? अब थोड़ा क्वेश्चन को समझो, इसके अकॉर्डिंग हम इसे मॉडिफाइड कर सकते हैं। ओके, कैसे? क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक वॉल्यूम दे रखा है और 2 अलग प्रेशर दे रखे हैं। मैंने क्या कहा था बच्चों, कई बार ऐसी कंडीशन दे देगा जिसमें वॉल्यूम एक होगा और प्रेशर 2 टाइप के होंगे। तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, P डेल V या V डेल P। तो क्या करेंगे बच्चों, डेल H इक्वल टू क्या कर देंगे, डेल U प्लस V डेल P। एक एक कंडीशन हमने डिस्कस की है, ध्यान है ना। क्लियर? अब हमें पूछा क्या है, देखो, यानी ये हमें दे रखा है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी U हमें पूछा है बेटा, तो क्या लिखेंगे, U इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल H। इसको इधर लेके आ सकते नहीं आ सकते, तो V डेल P। समझ में आ गया? क्लियर? अरे इसको इधर लेके आ गए बच्चों, क्योंकि हमें डेल U कैलकुलेट करना है। क्लियर? अब डेल U की बात करें बच्चों, देखो डेल H हमें कितना दे रखा है, -560 किलोजूल। अरे विद साइन विद यूनिट, याद है ना। क्लियर? ठीक है, माइनस। अब माइनस बच्चों देखो वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर मल्टीप्लाई बाई प्रेशर, डेल पी चाहिए, 2 अलग अलग प्रेशर है, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो 70 माइनस 40 कर देंगे ना। नहीं बेटा, मैंने क्या कहा था, हायर माइनस लोअर करना जरूरी नहीं है, फाइनल माइनस इनिशियल। एक एक चीज मैंने बताई है, कहाँ आप गलती कर सकते हो, ध्यान रखना है। क्लियर? मैंने क्या कहा, आंख बंद करके 70 माइनस 40 मत कर देना, फाइनल माइनस इनिशियल। मैंने क्या कहा था, एक एक्स वाला एग्जांपल लेके मैंने बताया था, स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी के लिए हमेशा क्या करेंगे, डेल एक्स क्या होगा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। क्लियर? तो डेल पी क्या होगा बच्चों, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल कितना है बेटा, 40, और इनिशियल कितना है, 70, और ये किस में है, बार में है। क्लियर? ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, -560 किलो जूल
माइनस इसकी बात करें 10 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बच्चों, देखो माइनस क्या हो जाएगा, अरे 40 माइनस 70 कितना, माइनस 30, और ये क्या आ जाएगा, लीटर इनटू बार, यस और नो, अरे बात समझ में आ रही है बेटा, क्लियर। तो ये क्या करेंगे, माइनस 560 किलो जूल, ये 560 किलो जूल माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा बेटा, अरे प्लस होगा या नहीं होगा, होगा बेटा, तो प्लस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और ये लीटर इनटू बार है तो ये किस में आ जाएगा, लीटर इनटू बार हमने लिख दिया, क्लियर। चलो बेटा अब बात करें तो क्या करेंगे, डायरेक्टली सोल्व कर लेंगे ना, नहीं बेटा, मैंने क्या कहा था, विद साइन विद यूनिट, ये किलो जूल में है, ये लीटर बार में है, तो कन्वर्ट करने के लिए इसे जूल में लेके आ सकते हैं, नहीं आ सकते, आ सकते हैं, हमें पता है माइनस 560 किलो जूल प्लस 300, और हमें पता है बच्चों लीटर बार को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यस और नो, क्लियर। लेकिन बात क्या आ गई बच्चों, देखो ये किलो जूल में है, ये जूल में है, तो डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं क्या, नहीं, इसको या तो इसको भी जूल में या इसको भी किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, माइनस 560 किलो जूल और प्लस क्या, ये 30,000, ये तो ऐसा कैसा है ही है बेटा, 30,000 मल्टीप्लाई विद 10 टू पावर माइनस 3 किलो जूल, अरे ध्यान है ना, किलो लगाने के लिए 1000 से डिवाइड और हटाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, क्लियर। हमें किलो लगाना है, किलो जूल, तो 10 टू पावर माइनस 3, क्लियर। इसे अगर करें बेटा, देखो ये 3 जीरो इससे उड़ा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस 560 किलो जूल, और ये प्लस कितना हो जाएगा बेटा, 30 किलो जूल, तो फाइनली मेरे पास कितना आ गया, डेल यू इक्वल टू माइनस 530 किलो जूल, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। देखते हैं किसी का आंसर आए हैं क्या, नोट करो फटाफट, आंसर आए किसी के, अच्छा काफी बच्चों ने रिप्लाई कर रखा है, मनीषा माइनस 530, ठीक है बेटा, आयुष थोड़ा साइन का ध्यान रखो बेटा, प्रियंका ठीक है, मुकेश साइन का ध्यान, पूजा ठीक है बेटा, अमन ठीक है, निकिता, हर्षित ठीक है, ऋतु ठीक है बेटा, साइन का ध्यान रखना बच्चों, पहला ऑप्शन आपको ऐसा ही मिलेगा जानबूझ के अपोजिट साइन के साथ, ये ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिक्स में खासकर बेटा ऐसा ही ऑप्शन आपको मिलेगा, क्या यानी वैल्यू सेम देगा लेकिन साइन अपोजिट देगा, फर्स्ट ऑप्शन में मैक्सिमम। चलिए चलो बेटा, कर लिए नोट, चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 41 किलो जूल, 41 किलो जूल हीट, 41 किलो जूल हीट, 41 kilojoule heat is absorbed, 41 kilojoule heat is absorbed at 1 atm pressure and 100 degree Celsius temperature. 41 kilojoule heat is absorbed at 1 atm pressure and 100 degree Celsius temperature, 100 degree Celsius temperature during the vaporization of water, 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 क्या कहा, 41 kilojoule heat is absorbed at 1 atm pressure and 100 degree Celsius temperature during the vaporization of water. Then calculate the change in internal energy during this process. Calculate the change in internal energy during this process.
कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। हिंदी में लिखो बेटा, लिखो। जल के वाष्पीकरण के दौरान, जल के वाष्पीकरण के दौरान, जल के वाष्पीकरण के दौरान, जल के वाष्पीकरण के दौरान एक एटीएम दाब व 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर 41 किलोजूल ऊष्मा अवशोषित की जाती है। जल के वाष्पीकरण के दौरान एक एटीएम दाब व 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर 41 किलोजूल ऊष्मा अवशोषित की जाती है। ठीक है, एक एटीएम दाब व 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर 41 किलोजूल ऊष्मा अवशोषित की जाती है। तो इस प्रक्रम के दौरान आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करो। इस प्रक्रम के दौरान आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करो। लिख लिए बेटा, मैंने पहले भी कई बार कहा है, रनिंग क्लास में मुझे मैसेज करते हो क्लास ज्वाइन करने के लिए, तो मैं पढ़ाता हूं, तुम्हें भी पता, व्हाट्सएप मैसेज चेक नहीं करता, वही बात है। रेयर केस में आपको पहले ही मैंने बोला था गोपी जी को कॉल किया करो, किसी बच्चे के पास नंबर नहीं है गोपी जी के, मैंने पहले सेंड भी किए थे, तो क्लास के बाद मुझे कॉल मैसेज करे, गोपी जी का नंबर ले लेना, सेव कर लेना। किसी बच्चे के पास नंबर नहीं है तो रनिंग क्लास में कोई दिक्कत हो तो गोपी जी को कॉल किया करो, टीचर्स पढ़ाएंगे या आपको वहाँ ऐड करेंगे कंप्यूटर में। बात समझ में आ रही है ना? तो रनिंग क्लास में कोई प्रॉब्लम हो, साउंड की, स्क्रीन की या कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम हो तो गोपी जी को कॉल किया करें। नंबर नहीं है तो मुझे मैसेज कर लेना, क्लास के बाद नंबर फिर सेंड कर दूंगा, नंबर सेव कर लेना। ओके, ध्यान रखना बच्चों इस बात का। रनिंग क्लास में टीचर को कॉल मैसेज करोगे, वो कैसे रिप्लाई करेगा? बाकी बच्चों को पढ़ाएगा या आपको रिप्लाई करेगा? तो थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो बेटा, तो अपन ने क्या कहा, यानी 41 किलोजूल हीट इज एब्जॉर्ब्ड। क्या कहा? 41 किलोजूल हीट इज एब्जॉर्ब्ड एट 1 atm प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्यूरिंग द वेपराइजेशन ऑफ वाटर। एक बात जरूर ध्यान रख लेना बेटा, क्या इस चैप्टर में कई जगह नाम आएगा, ड्यूरिंग द वेपराइजेशन ऑफ वाटर, वेपराइजेशन ऑफ वाटर। वाटर के वेपराइजेशन की बात करें तो देखते ही बच्चों क्या करना है आपको, वाटर के वेपराइजेशन की रिएक्शन लिख देना है। ओके, मैंने क्या कहा, और अगर वाटर का वेपराइजेशन होगा तो हमें पता है वाटर क्या पहले लिक्विड फॉर्म में होता है, और अगर वेपराइजेशन होगा मतलब ये वेपर यानी गैस में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? होगा बच्चों, क्लियर? मैंने क्या कहा, वाटर का वेपराइजेशन अगर बोले, जल का वाष्पीकरण अगर बोले तो देखते ही बच्चों क्या करना, पूरे चैप्टर में कई जगह आएगा ये नाम। ओके, सबसे पहले वाटर के वेपराइजेशन की रिएक्शन लिख देना। क्लियर? चलो बेटा, अब यहाँ से बात करें तो हमें पता है डेल एच, मैंने क्या कहा, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी, ये लगा देना। क्लियर? ठीक है बेटा, अब बात करें, बच्चा कहेगा सर अब कैसे करूं, मैंने क्या कहा था, रिएक्शन लिख के दे रखी है, नहीं दे रखी, दे रखी है तो इसको किस में कन्वर्ट कर लो, डेल एन जी वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लो। ओके, डेल एन जी वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर? ठीक है, अब बच्चा कहेगा सर डेल एन जी क्या होगा, कैसे होगा? बिल्कुल बेटा, बात करेंगे। पहली बात तो ये देखो, मुझे कैलकुलेट क्या करना है। पहली बात तो इसमें बोल भी दिया, देखो, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रक्रम के दौरान आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करो। तो ये ध्यान रखना बेटा, चल के हमें बोला है कि हमें डेल यू चाहिए। ओके, बच्चा कहेगा सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो दे रखा 41 किलो जूल ये डेल एच है? तो एक बात तो ध्यान रखना, कैसे, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। हमें पता इस हीट का एब्जॉर्प्शन क्या कर रहा है, अरे 1 atm प्रेशर पर कर रहा है, नहीं कर रहा, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है या नहीं है? तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट होती है वही तो डेल एच के इक्वल होती है, यस और नो? ठीक है, ये तो होगी बात कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब कोई बच्चा कैसे इतना दिमाग नहीं चलता कि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई करूं, तो कैसे करूं? तो ध्यान रखना बेटा, डायरेक्टली करना हो तो दोनों ही हीट की फॉर्म है। क्या कहा? दोनों ही हीट की फॉर्म है, एक देगा दूसरी पूछेगा। क्लियर? क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसका मतलब डेल यू तो हमें पूछा है, तो बाकी जो दूसरा हीट बच गया, दूसरी हीट की वैल्यू बच गई, वो किसकी है? डेल एच की है। काम खत्म। आया समझ में? अगर दिमाग ज्यादा नहीं लगाना हो तो डायरेक्ट लिखना हो तो कैसे, डेल एच और डेल यू में एक देगा दूसरा पूछेगा। क्या बोला है, डेल यू कितना होगा, मतलब दूसरी जो वैल्यू है हीट की वो क्या है, डेल एच की वैल्यू है। काम खत्म। क्लियर? तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, डेल यू मुझे चाहिए तो क्या करेंगे बेटा, डेल एच और माइनस क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस डेल एन जी आर टी, यस और नो? अरे बात समझ में आ रही है ना? क्लियर? चलो बेटा, अब इस रिएक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, डेल एन जी कैलकुलेट करूंगा या नहीं करूंगा? करूंगा। तो डेल एन जी क्या हो जाएगा, डेल एन जी हमें पता है बच्चों एन पी माइनस एन आर, यस और नो? तो यहाँ से क्या करेंगे, एन पी,
अरे देखो बेटा जो प्रोडक्ट है उसके मोल कितने हैं, यहाँ पर कितना है 1, तो ये कितना हो गया 1। एनआर ये भी कितना है 1, ये भी 1 कर दूं क्या, नहीं, मैंने साफ साफ लिखा था यहाँ पर एनपी और एनआर जो होंगे यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल है वो कौन से, गैस वाले यूज करने हैं, गैसेस मोल। आ गया समझ में, क्लियर। तो क्या करेंगे, ये तो गैस के फॉर्म में है लेकिन ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में इसे यूज करेंगे क्या, नहीं बच्चों, तो 1 - 0 यानी कितना आ जाएगा 1। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, क्लियर। चलो अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या लिखेंगे, डेल एन जी आ ही गया, तो डेल यू इक्वल टू डेल एच हमें कितना दे रखा है बेटा 41, तो प्लस 41 किलो जूल, मैंने क्या कहा विद साइन विद यूनिट, क्लियर। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस माइनस ऐसा कैसा, डेल एन जी कितना आया 1, क्लियर। डेल एन जी अगर 1 आ गया बेटा, इसको मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ बेटा, कैसे, देखो बेटा इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो देखो माइनस डेल एन जी कितना 1, आर कितना होता है। अब बच्चा कहे सर आर की कई सारी वैल्यू आपने बताई थी, कौन सी यूज करूं, मैंने क्या कहा था, हीट या एनर्जी नाम आ जाए तो जूल या कैलोरी वाली वैल्यू, क्या कहा, हीट या एनर्जी नाम आ जाए तो या तो जूल या फिर कैलोरी। सर उसमें से भी कौन सा करूं, ये देखो क्या दे रखा है किलो जूल, जूल नाम आ गया ना, तो जूल वाली वैल्यू अप्लाई कर दो, क्लियर। तो 8.314, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर दे रखा 100 अप्लाई कर दूं ना, नहीं केल्विन में लेंगे बेटा, तो क्या करेंगे 373 केल्विन। समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से 41 किलो जूल, ऐसा कैसा। अब बच्चों क्या करो, यानी अप्रोक्स मेथड से कर लेना बेटा, अपनी चाणक्य नीति से एग्जिट करने बैठ जाओगे तो पूरा दिन लग जाएगा। कैसे, ये समथिंग 8 है, ये 8 है बेटा, देखो क्या अगर 400 होता तो 8 को 4 से करते तो कितना, 8 को 4 से करते 32, आगे डबल 0, लेकिन 400 से थोड़ा कम है तो 32 से कम कर लो, समथिंग मैं कर रहा हूं बेटा 3, क्या होगा बेटा, यानी 32 को 30 मान लो, आगे 20 तो 3000, और ये किस में आएगा, जूल में आएगा, नहीं आएगा। आर की कौन सी वैल्यू है, जूल वाली वैल्यू अपने अप्लाई की है, क्लियर। लेकिन ये बच्चों क्या है, किलो जूल है, ये जूल है, तो फिर से क्या करेंगे, इनको सेम यूनिट में लेके आएंगे 41 और माइनस क्या, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और 10⁻³ किलो जूल। ये कैसे किया, बात समझ में आ रही है ना, ये किलो जूल में, तो इसको भी मैं किलो जूल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसको इससे उड़ा दो बेटा, तो क्या हो जाएगा 41 किलो जूल माइनस 3 किलो जूल, और ये कितना आ जाएगा, डेल यू इक्वल टू ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 38 किलो जूल। मैंने लहराते हुए लिखा है बेटा ऑलमोस्ट, आ गया समझ में, क्लियर। नोट करो, देखते हैं बच्चों के आंसर आएंगे क्या। किसके आंसर आए हैं, ठीक है आयुष, ठीक है बेटा, मनीषा ज्यादा आ गया बेटा, इतना डिफरेंस तो नहीं आएगा, साथ कैलकुलेशन इतनी ज्यादा थोड़ी आ रही है। पूजा ठीक है, विकास ठीक है, मनीषा सॉरी ठीक है बेटा, माफ कर देते हैं तुम्हें। रितु ठीक है, निकिता ठीक है बेटा। नोट करो फटाफट। कर लिया बेटा नोट, अरे कर लिया क्या, बुझान दे, बुझान दे बेटा। चलो चलो बेटा, ये अपने बात की है, इसके बारे में वाटर की वेपराइजेशन की बात करें तो हमें कैसे करना है, क्लियर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो लिखो, द फेज ऑफ 1 मोल, the phase of 1 mole gases mixture, the phase of 1 mole gases mixture, the phase of 1 mole gases mixture, the phase of 1 mole gases mixture is changed from, the phase of 1 mole gases mixture is changed from 1 atm, 3 liter, 300 Kelvin. The phase of 1 mole gases mixture, the phase of 1 mole gases mixture is changed from 1 atm,
3 लीटर, 300 केल्विन टू 4 ATM, 5 liter, 500 Kelvin. The phase of 1 mole gaseous mixture is changed from 1 ATM 3 liter 300 Kelvin to 4 ATM 5 liter 500 Kelvin. लिख लिए? लिख लिए? आगे लिखो if the value of heat at constant volume is 40 atm liter, if the value of heat at constant volume is 40 atm liter in this process, 40 atm liter in this process, then calculate the value of heat, at constant pressure, Repeat कर रहा हूं बेटा. The phase of 1 mole gaseous mixture is changed from 1 atm 3 liter 300 Kelvin to 4 atm 5 liter 500 Kelvin. If in this process the value of heat at constant volume is 40 atm liter, then calculate the value of heat at constant pressure. Clear? लिखो बेटा. 1 मोल गैसीय मिश्रण की अवस्था, 1 मोल गैसीय मिश्रण की अवस्था, 1 मोल गैसीय मिश्रण की अवस्था 1 एटीएम 3 लीटर 300 केल्विन से, 1 एटीएम 3 लीटर 300 केल्विन से 4 एटीएम 5 लीटर 500 केल्विन में परिवर्तित होती है, यदि इस प्रक्रम में नियत आयतन पर उष्मा का मान, यदि इस प्रक्रम में नियत आयतन पर उष्मा का मान 40 एटीएम लीटर है, यदि इस प्रक्रम में नियत आयतन पर उष्मा का मान 40 एटीएम लीटर है, तो नियत दाब पर उष्मा का मान ज्ञात करो. तो नियत दाब पर उष्मा का मान ज्ञात करो. तो नियत दाब पर उष्मा का मान ज्ञात करो. नियत दाब पर उष्मा का मान ज्ञात करो. क्लियर? पहली बात तो देखो बेटा, बच्चे को ध्यान होना चाहिए कि बोला क्या है और पूछना क्या चाहता है. क्लियर बच्चों? देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट मतलब किसकी बात कर रहा है बच्चों? डेल यू की. यस और नो? अरे ध्यान है ना. और कांस्टेंट प्रेशर पर हीट, नियत दाब पर उष्मा ज्ञात करो मतलब किसकी बात कर रहा है बच्चों? डेल एच की. यस और नो? इसका मतलब डेल यू दे रखा है और डेल एच हमें पूछा है. क्लियर? ठीक है बेटा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो. क्या लिखेंगे? डेल एच. डेल एच इसको क्या होता है? डेल यू. अब हमें पता है बच्चों क्या करना है? पी डेल वी. पी डेल वी के अकॉर्डिंग करें. मेन कॉन्सेप्ट तो चलो ये है बेटा, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन मैंने क्या कहा था? जैसे वैल्यूज या जैसी कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई करेंगे इसे मॉडिफाइड करके. कैसे बच्चों? देखो हमें पता है, देखो 1 एटीएम 3 लीटर, फिर क्या बोला? 4 एटीएम 5 लीटर. इसका मतलब दो अलग अलग प्रेशर और वॉल्यूम है या नहीं है? है बच्चों. तो इसके अकॉर्डिंग दो अलग अलग प्रेशर वॉल्यूम पर अपन क्या करते हैं बेटा? डेल एच इक्वल टू डेल यू क्या करते हैं? P2 V2 माइनस P1 V1. यस और नो? करते नहीं करते? करते हैं बेटा. दो प्रेशर दो वॉल्यूम. क्लियर? अब बच्चा कहेगा सर दो टेम्परेचर भी तो है, ये रहा टेम्परेचर और ये रहा टेम्परेचर, ये भी तो वेरिएबल है, अलग अलग दे रखे हैं. बिल्कुल बेटा, अलग अलग दे रखे हैं, फिर भी इनको काम में नहीं लेना है. बच्चा कहेगा सर क्यों? तो यूं बेटा समझना, हमें पता है ये P2 V2 P1 V1 अपने पास कहां से आए हैं? P डेल V से आए हैं, यानी वर्क वाले फॉर्मूले से आए हैं. और ध्यान रखना, अपन वर्क डन कंसीडर करते हैं, वो क्या करते हैं? प्रेशर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कंसीडर करते हैं. समझ में आ गया? अरे वर्क का जो फॉर्मूला भी अपन डेराइव करेंगे आगे, उसमें भी मेजर रोल किसका होगा? प्रेशर और
वॉल्यूम का होगा, ना कि टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर चाहे कांस्टेंट दे चाहे क्या, दो अलग अलग टेम्परेचर दे, अगर आपको प्रेशर वॉल्यूम को मेंशन कर रहा है, कंसीडर कर रहा है, तो क्या करना, प्रेशर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है, चाहे टेम्परेचर यहाँ पर सेम देता या अलग अलग देता। समझ में आ रहा है बच्चों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलो बेटा, तो अब बात करिए क्या, यहाँ जो टेम्परेचर आपको दे रखा है तो कंफ्यूज करने के लिए ही बोला है इसने। क्लियर? चलो बेटा, अब बात करें हमें क्या बोला है, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट, हमें पता है किसकी बात कर रहा है, डेल एच की बात कर रहा है बेटा, याद है ना? ठीक है, तो डेल एच, किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो मैं लिख देता हूं बेटा, हमें पता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट क्या होती है, डेल यू होती है। अरे ध्यान है ना? क्लियर? ठीक है बेटा, और ये हमें कितनी देर की, अरे 40 एटीएम लीटर बोला भी है। क्लियर? ये जरूर ध्यान रखना। और कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट होती है वो हमें पता है डेल एच, और ये हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर? अब तो ठीक है बेटा, डेल एच की अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, डेल यू मुझे कितना बोला है, 40 एटीएम इंटू लीटर। क्लियर? प्लस P2 देखो बेटा, फाइनल प्रेशर कितना है मेरे पास, 4 एटीएम, तो इसको लिख दो बेटा 4। ठीक है, अरे 4 एटीएम लीटर हो गया ये एटीएम, और मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम V2 कितना है बेटा मेरे पास, 5 लीटर। क्लियर? माइनस P1 कितना है बेटा, P1 मुझे कितना बोला है, 1 एटीएम, और V1 कितना है बेटा, 3 लीटर। यस और नो? अरे यहाँ तक ठीक है। तो बेटा यहाँ से देखो क्या करेंगे, 40 एटीएम लीटर, और प्लस क्या करेंगे, इससे अगर सोल्व करें बेटा ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 3 हो जाएगा। एटीएम लीटर कॉमन है या नहीं है, तो ये एटीएम लीटर मैंने कॉमन लिख दिया। क्लियर? ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे 40 एटीएम लीटर, और ये क्या हो जाएगा प्लस, हमें पता कितना आ जाएगा 18 लीटर। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ये क्या आ जाएगा, एटीएम लीटर सेम है, तो 40 प्लस 17 कितना हो गया बेटा, 57 एटीएम इंटू लीटर। समझ में आ गया? या तो ऑप्शन हमें ये दे सकता है, लेकिन ऑप्शन ये दे इसके चांस कम है बेटा। क्लियर? लास्ट में आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, तो कैसे करेंगे, 57 एटीएम लीटर को जूल में कन्वर्ट करें तो हमें पता कितना होता है, 101.3 जूल। यस और नो? होता है बेटा? तो देखो ऑलमोस्ट क्या करेंगे, अगर 100 होता तो 5700 होता, 100 से थोड़ा ज्यादा होगा तो ऑलमोस्ट मैं कर रहा हूँ बेटा कितना, ऑलमोस्ट 5800 जूल। यस और नो? और किलो जूल में कन्वर्ट करें तो हमें पता है बच्चों 1000 से डिवाइड करेंगे नहीं करेंगे, तो ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 5.8 किलो जूल। कोई सा भी ऑप्शन आपको दे सकता है बेटा, इतना तो कम से कम आपको आइडिया होना चाहिए कि मैं यूनिट कन्वर्जन कैसे कर सकता हूँ। क्लियर? देखते हैं आंसर आए बच्चों के, किसके आंसर आए हैं। अप्रोक्स 5.7 ठीक है बेटा। मनीषा 57 एटीएम लीटर ठीक है, मान सकते हैं। दीपिका ठीक है, रितु 57 ठीक है बेटा, गौरव ठीक है, निकिता ठीक है, गौरव ठीक है बेटा, बिल्कुल वेरी गुड, नोट करो। कर लिया बेटा नोट, कर लिया क्या? चलो बेटा आगे डिस्कस करते हैं। ये तो बेटा देखो बेसिक सी बात है कि अपने जैसे मेडिकल लेवल पे मान लो हमें बोले ये इतना तो ये क्या होगा, वो इतना तो वो क्या होगा। एक बच्चों देखो थोड़ा सा अगर हमें इसमें चेंज करके दे दे तो हमें कैसे आइडिया लगाना है और कैसे करना है। क्लियर? चलो बेटा आगे बात करते हैं कैसे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो
हिंदी वाले भी लिख सकते हो बेटा, रिएक्शन लिख रहा हूं, हिंदी में भी रिएक्शन को भी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, ये एक रिएक्शन हमने लिखी है। लिख लिया क्या? अरे क्या रिएक्शन, ये तो समझ गए क्या? बेंजीन के कंबशन की रिएक्शन है बेटा, बेंजीन के दहन की उष्मा अभिक्रिया आपको दी गई है बेटा। ठीक है, चलो लिखो, किसे लिखो, इफ del H इक्वल टू -3200 किलो जूल for reaction at 300 Kelvin temperature, if del H equal to -3200, बोर्ड पे डाटा कंफर्म कर लेना बेटा, if del H equal to -3200 किलोजूल at 300 Kelvin temperature for reaction, then calculate the change in internal energy, Number one, during the combustion of 1.5 mole benzene, पहली कंडीशन मैंने ये लिखी है। नंबर 2 लिखो, ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ 7.8 ग्राम बेंजीन। लिख लिए? क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये हमें रिएक्शन लिख के दे रखी, तो बोला क्या है, इफ del H इक्वल टू -3200 किलोजूल एट 300 केल्विन फॉर रिएक्शन, ठीक है, देन कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नंबर 1 ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ 1.5 मोल बेंजीन, और सेकंड बोला बेटा ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ 7.8 ग्राम बेंजीन। क्लियर? हिंदी में लिखो, अभिक्रिया तो आपने लिखी है, लिखो अभिक्रिया के लिए 300 केल्विन ताप पर del H बराबर ये है -3200 किलोजूल है। अभिक्रिया के लिए 300 केल्विन ताप पर del H बराबर -3200 किलोजूल है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करो। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करो। नंबर 1.5 मोल बेंजीन के दहन के दौरान, 1.5 मोल बेंजीन के दहन के दौरान, 1.5 मोल बेंजीन के दहन के दौरान, 1.5 मोल बेंजीन के दहन के दौरान। नंबर 2 7.8 ग्राम बेंजीन के दहन के दौरान। चलिए बेटा, अरे कल क्वेश्चन नोट कर लिए। चलो बेटा अब अच्छे समझना कैसे करना है, क्या करना है। देखो एक्चुअल में क्या अपना जो आंसर आए बच्चा क्या करेगा, अपने मेडिकल लेवल पे तो क्वेश्चन कहाँ तक है बेटा, थोड़ी सी समझते हैं इस बात को। देखो समझने कैसे करना है, सबसे पहले मैंने क्या कहा, del H मुझे दे रखा है। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत रटने की जरूरत नहीं, मैं कैसे करूँ, थोड़ा सा दिमाग काम में लेके स्टेप बाय स्टेप अपन कर सकते हैं। कैसे, del H मुझे दे रखा है, अब क्या करेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सर ने कहा था del H और चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करें तो del H इक्वल टू del U प्लस P del V अप्लाई कर देना है। क्लियर? अब मैं आपको ट्रिक जरूर बताता हूँ ताकि आपको कम से कम दिमाग में कैसे तो करो इस बात को कि करूँ मैं कैसे। बच्चों देखो कैसे, सर ने कहा था रिएक्शन लिख के दे रखी हो तो del NG की टर्म में फॉर्मूला लिखेंगे, यस और नो, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। del H इक्वल टू क्या लिखूंगा, del U प्लस क्या हो गया, del NG RT। समझ में आ गया? क्लियर? अब देखो मुझे क्या पूछा है, del H मुझे दे रखा है, पूछा क्या है,
डेल यू, इसका मतलब डेल यू अगर मुझे चाहिए तो डेल यू क्या होगा बेटा, डेल एच, और ये इधर आएगा नहीं आएगा, माइनस डेल एन जी आर टी। समझ में आ गया, क्लियर। अभी ये मुझे दे रखा है, ठीक है बच्चों, टेम्परेचर मुझे दे रखा है, आर पता ही होता है, और डेल एन जी मैं इस रिएक्शन से कैलकुलेट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ बेटा। तो क्या करेंगे, डेल एन जी क्या होता है, एन पी माइनस एन आर, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, डेल एन जी इक्वल टू, देखो बेटा एन पी क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है उसके मोल। तो देखो बेटा ये रिएक्शन हुई, ये इसके प्रोडक्ट है, तो क्या लिखूंगा 6 + 3 यानी 9 कर दूंगा क्या, नहीं बेटा, मैंने क्या कहा था, खुद पे कंट्रोल रखना चाहिए, खतरनाक मैथमेटिक्स मत लगा देना। ये जो मोल होते हैं कौन से, गैसेस वाले होते हैं, फिजिकल स्टेट को थोड़ा जरूर देख लेना, कैसे, ये लिक्विड है, ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है, तो देख के क्रॉस मार देना। इसको यूज करना है क्या, नहीं, इसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे, और इसको यूज करना है क्या, नहीं, तो कम से कम ये श्योर कर लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्लियर। इसका मतलब ये लिक्विड है, इसका कोई काम नहीं है, ये गैस है, इसे यूज करेंगे, तो फाइनल जो प्रोडक्ट उस साइड क्या बच गया, ये था और ये था, इसको तो यूज करना ही नहीं है, तो कितने मोल बच गए बेटा, एनपी की वैल्यू कितनी, 6। बात समझ में आ गई, क्लियर। एनआर इसको यूज करना ही नहीं है, मतलब ये बच गया, ये बच गया, मतलब कितने लिख दो बेटा, 15/2 लिख दो। समझ में आ रहा है, क्लियर। अब बच्चों इससे अगर सोल्व करें तो कितना करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करें कितना, 12 - 15 कितना हो गया, यानी -3/2, या फिर वैसे कर सकते हो 15/2 कितना हो गया बेटा, अरे 7.5 हो गया, 6 और माइनस का 7.5 यानी -1.5 यानी 3/2 बच गया, नहीं बच गया, बच गया, क्लियर। ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल एन जी की वैल्यू आ गई है, क्लियर। चलो बेटा तो अब क्या करेंगे, डेल यू इक्वल टू डेल एच, डेल एच मुझे कितना दे रखा है, -3200 किलो जूल। बात समझ में आई क्या, साइन और यूनिट का खास कर ध्यान रखना है, क्लियर। आगे क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, डेल एन जी क्या करेंगे, 3/2, ठीक है। अब देखो बेटा बच्चे गलती कहाँ करते हैं, कई बच्चे बार बार पूछते हुए कि सर यहाँ पर डेल एन जी क्या करे, ध्यान रखना बच्चों, ये जो माइनस आ रहा है ये तो फॉर्मूले की वजह से आ रहा है, सुन लेना इस बात को, गलती करोगे बेटा। यहाँ पर क्या कहा मैंने, ये जो माइनस है ये तो क्या फॉर्मूले की वजह से है, आपके पास डेल एन जी जिसके साथ आ रहा है, प्लस के साथ आया या माइनस के साथ, आपको उसी के साथ यूज करना है। क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है बेटा, मैंने क्या कहा, ये जो माइनस है तो किसकी वजह से है, फॉर्मूले की वजह से है। आपके पास डेल एन जी कितना आ रहा है, -3/2, तो डरने की जरूरत नहीं है कि पहले से माइनस था, ये काम में लू या नहीं लू, बिल्कुल लो बेटा। आपके पास कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, -3/2, तो -3/2 ही काम में लेना है, पहले से चाहे फॉर्मूले में प्लस हो चाहे माइनस हो, आपको उससे मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो क्या करेंगे बेटा, -3/2, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। आगे क्या करेंगे, आर कितना होता है, 8.314, क्लियर, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। बच्चा कहेगा सर फिर ये क्यों काम में ले लिया, तो देखो बेटा जूल नाम दे रखा है, किलो जूल, तो जूल वाली वैल्यू यूज करेंगे, क्लियर। टी टेम्परेचर मुझे कितना दे रखा है बेटा, 300, तो बात खत्म, ये 300, ओके। चलो बेटा इजी वे में इसे सोल्व करते जाओ, तो कैसे करेंगे, -3200 किलो जूल, ठीक है, और ये माइनस बच्चों इससे करें तो देखो ये कितना हो जाएगा, 4.157 समथिंग होगा या नहीं होगा, होगा बच्चों, यानी समथिंग 4.2। अब देखो ऑलमोस्ट वाली मेथड से कर लेना, माइनस क्या हो गया, प्लस। बात समझ में आई क्या, और ये मेरे पास रिजल्ट किस में आएगा बेटा, जूल में आएगा, ठीक है। चलो बेटा तो क्या करेंगे, कैसे करना है, क्योंकि आर की मैंने कौन सी वैल्यू यूज की है, जूल वाली वैल्यू यूज की है, केल्विन से कट जाएगा, मोल से कट जाएगा। आर क्या होता है, जूल पर मोल इंटू केल्विन, मोल इस मोल से कट गया, केल्विन से कैंसिल आउट हो गया, जूल बच गया, क्लियर। तो ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, अपनी चाणक्य नीति से कर लेना, बना लेके बैठ जाओगे। कैसे, अगर मैं इससे करूं बेटा, देखो 3 को अगर मैं क्या करूं, 4 से करता, देखो बेटा 3 को 4 से करें कितना, 12 को 3 से करूं तो कितना, 3600, लेकिन 4 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब क्या करेंगे, अरे 36 से थोड़ा सा ज्यादा समथिंग मैं क्या कर रहा हूं बेटा, 3700 जूल। ऑलमोस्ट कर लेना, आपके पास ऐसे आंसर आपको मिल जाएंगे, क्लियर। लेकिन बात वही आ रही है क्या, किलो जूल और जूल, तो क्या करूंगा, या तो किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लो या जूल को किलो जूल में, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लें तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, तो थोड़ा सा इसे स्मॉल करने के लिए इससे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, -3200 किलो जूल, प्लस क्या करेंगे बेटा, 1000 से डिवाइड कर दो तो 3.7 किलो जूल। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, देखो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बच्चों, देखो डेल यू इक्वल टू कैसे बेटा, ये माइनस है ये प्लस है, इसका मतलब रिजल्ट आएगा माइनस के साथ। देखो बेटा 3.7 किलो जूल, कोई दिक्कत नहीं है, 3200, तो सीधी सी बात है 3.7 तो बेटा 100 में से माइनस हो जाएगा,
तो 3100 ये तो ऐसा कैसा बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा बेटा। बाकी 100 बच गया, 100 में से अगर 4 माइनस करना होता तो हमें पता 96 आता, लेकिन हमें पता बेटा 3.7 करना है, यानी क्या लिखूंगा 97.3 किलो जूल। ठीक है, थोड़ी मैथमेटिक्स है बेटा, 2000 मैथमेटिक्स, लेकिन कैसे कराऊं समझ में आ रहा है बेटा, ये रिजल्ट आएगा। लेकिन ये मेरा आंसर है क्या, नहीं बेटा। ठीक है, ये मेरा आंसर नहीं है, ध्यान रखना। बच्चा क्या करेगा, अब ऑप्शन ढूंढेगा रटाफिकेशन से कि अरे आंसर तो मिल ही नहीं रहा सर, अब क्या करे। अब क्या करना है समझना बेटा इस बात को। देखो बच्चों, एक्चुअल में क्या ये अपना आंसर नहीं है। आंसर क्यों नहीं है, बोर्ड पे बेटा देखो जगह बहुत खतरनाक तरीके से एडजस्ट करनी पड़ रही है, समझ जाना। ओके, कैसे, ये मेरा आंसर जो आया, पहली बात तो ध्यान रखना, ये जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है इस रिएक्शन के लिए आया है बच्चों। बात समझ में आई, मैंने क्या कहा, ये जो अपनी रिएक्शन थी इसके लिए चेंज आया है। क्लियर, इंटरनल एनर्जी में चेंज। और बेंजीन की बात कर रहा है, ये बताओ रिएक्शन में बेंजीन का कितना मोल है बच्चों, 1 मोल है। मैंने क्या कहा, रिएक्शन में देखो बेंजीन का कितना मोल है, अरे 1 मोल की रिएक्शन है। अगर यहाँ पर 2 होता तो ये आंसर कितना आता, 2 मोल के रेस्पेक्ट में आता। लेकिन मेरे पास क्या है 1 मोल, तो ये मेरा आंसर क्या है 1 मोल के लिए आया है। लेकिन इसको मैंने क्या किया, 2 टाइप से मॉडिफाइड कर दिया। पहले में क्या पूछा 1.5 मोल के लिए, दूसरे में क्या बोला है 7.8 ग्राम के लिए। क्लियर, तो बच्चों अपन क्या करेंगे, इसका मतलब है देखो फर्स्ट में क्या करेंगे, 4 1 मोल बेंजीन, 4 1 मोल C6H6 क्या करेंगे, डेल यू कितना आ रहा है बेटा 1 मोल के लिए, तो हमारे पास है -3196.3 किलो जूल। अरे समझ रहे हो ना, ये तो किसके लिए 1 मोल के लिए, लेकिन मुझे क्या चाहिए 1.5 के लिए। तो क्या करेंगे, चूंकि 1 मोल के लिए ये, तो यू की 4 1.5 मोल बेंजीन, 4 1.5 मोल बेंजीन, तो डेल यू क्या हो जाएगा बेटा, डेल यू इक्वल टू देखो 1 मोल के लिए इतना, तो 1.5 के लिए क्या करेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -3196.3 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 1.5 किलो जूल, और अप्रॉक्स से कर लेना बेटा, आंसर आ जाएगा। कैसे, यहाँ से क्या करेंगे देखो 3196 ऑलमोस्ट कितना हो गया 3200, 3200 आएगा नहीं आएगा, 32 को क्या करें 1.5 से करें कितना आता है 48, आता नहीं आता, अरे 4800 उससे थोड़ा सा कम कर दो बेटा, क्योंकि ये इससे कम है तो ऑलमोस्ट कितना आएगा, यानी 4700 ऑलमोस्ट किलो जूल ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे किया, यस और नो, क्लियर। चलो बेटा, और दूसरे में मुझे क्या बोला बच्चों, दूसरे में हमें क्या बोल रहा है ये 7.8 ग्राम के लिए, तो सबसे पहले मोल तो कैलकुलेट कर लो रे। मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है n इक्वल टू क्या होता है बेटा W अपॉन mw, यस और नो होता है। मुझे वेट कितना दे रखा है 7.8, और हमें पता है mw कितना होता है बेंजीन का 78, तो मोल कितना आ गया बेटा 0.1 मोल, यस और नो। अरे 0.1 आया नहीं आया, इसका मतलब इनडायरेक्टली मुझे किसके लिए बोल रहा है 0.1 मोल के लिए आया है। जिन बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि mw सर 78 कैसे किया, तो mw क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट है, सभी एटम के वेट का सम। कैसे, बेंजीन में क्या है 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, यानी 6 मोल कार्बन 6 मोल हाइड्रोजन, तो एक कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम, तो 6 का 72, 1 हाइड्रोजन का 1, तो 6 का 6, यानी 72 और 6 कितना 78। क्लियर, तो बस अब अपना चूंकि यूकी वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे बेटा, क्या लिखेंगे 4 1 मोल बेंजीन। अगर 1 मोल बेंजीन की अगर अपन बात करें तो हमें पता है डेल यू कितना है अपने पास है -3196 है, क्या किया बेटा 31 कितना आ रहा हमारे पास 0.3 आ रहा है ना, 0.3 किलो जूल ये आ रहा था बच्चों हमारे पास। क्लियर, लेकिन हमें किसके लिए चाहिए, अब 1 मोल के लिए चाहिए 0.1 के लिए, तो क्या लिखेंगे 4.1 मोल, 4.1 मोल बेंजीन, 0.1 मोल के लिए क्या करेंगे बेटा इक्वल टू कितना आ जाएगा डेल यू इक्वल टू -3196.3 मल्टीप्लाई बाई 0.1 किलो जूल, तो फाइनली मेरे पास कितना आ जाएगा -319.63 किलो जूल। ये मेरे 2 आंसर है, समझ में तो आ रहा है ना कैसे किया, यस और नो, क्लियर। थोड़ा लास्ट में कंपेयर जरूर करना है, लेकिन बच्चा स्टार्टिंग में ये आंसर ढूंढता है ये आपको नहीं मिलेगा, कैसे करना समझ में आ गया, क्लियर। देखते हैं बच्चों के आंसर आए हैं क्या, आंसर आए किसी के किसके आंसर आए हैं सर, ओनली डेल एन जी में 1.5 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, टोटल में क्यों किया है, कौन सा बेटा ये वाला, क्या कौन सा पूछ रही है ये बेटा, ये तो क्या रिएक्शन के लिए डेल एन जी आया, हमें पता है किसका कंबसन करना है, ये
बेंजीन का कंबसन करना है, बेंजीन का कंबसन करना है, यानी इसके लिए आया है, यानी 1 मोल के कंबसन के लिए। आ गया समझ में? बात समझ में आई क्या? तो ये ध्यान रखना 1 मोल के कंबसन के रेस्पेक्ट में आया है। कुछ नहीं बोले तो अपना आंसर क्या है? इस रिएक्शन के लिए आया है, तो चाहे तुम डेल बोलो चाहे 1 मोल बोलो। मैं क्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखना बेटा, ये रिजल्ट आया इस 1 मोल के रेस्पेक्ट में आता है, लेकिन कंबसन बेंजीन का हो रहा है, वो तो ड्यूरिंग द रिएक्शन मोल में चेंज क्या हो रहा है उसको कंसीडर करते हैं डेल, तो उसकी वैल्यू है। आ गया समझ में? लेकिन कंबसन किसका हो रहा है? बेंजीन का। तो बेंजीन के कितने मोल है उसके रेस्पेक्ट में रिजल्ट आया है, फिर अपन ने कंपेयर किया है। क्लियर? चलो और कोई बच्चा? निकिता ठीक है, और कोई? मनीषा ठीक है बेटा, हर्षित 2 आंसर बेटा इसके, फर्स्ट के ठीक है। प्रियंका सॉरी ठीक है बेटा, माफ कर दिया। मनीषा ठीक है। मनीषा फर्स्ट के लिए कैसे किया बेटा? तूने जो सेकंड का आंसर था वो फर्स्ट में कैसे दे दिया? अच्छा सॉरी, आगे लिखा है क्या? चल तुझे ही माफ कर दिया। आर्यन ठीक है बेटा। रितु बेटा सेकंड में कहाँ चली गई? पूजा ठीक है। आयुष ठीक है। रितु जाएंगी, नो बेटा गलत हो गया। प्रियंका ठीक है। चलो बेटा ठीक है, काफी बच्चों का आंसर है। चलो नोट करो फटाफट, छाप दो। कर लिया नोट? अरे कर लिया क्या? चलो बुझान दे, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये डेल था, ये आधा नोट मत कर लेना स्क्रीनशॉट में। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं किया तो। कर लिए? चलो बेटा, तो खासकर इस चीज का जरूर ध्यान रखना, जैसे मनीषा ने पूछा भी है सर डेल से कंपेयर क्यों नहीं किया? बेटा रिएक्शन किसके कंबसन की है? बेंजीन के कंबसन की। और जो कंबसन की रिएक्शन है उसमें तुमने कितना मोल लिया है? 1 मोल। तो ये हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया है, वो 1 मोल बेंजीन के लिए आया है। समझ में आ गया? क्लियर? ध्यान रखना बेटा, ना कि डेल के अकॉर्डिंग। डेल तो क्या करेगा? अलग अलग स्टाइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग डेल की वैल्यू अलग अलग आ सकती है, लेकिन ध्यान रखना। क्लियर? हमें किसके लिए? जिसका कंबसन हो रहा है जिस कंपाउंड का, उसके रेस्पेक्ट में वैल्यू आएगी। क्लियर? अगर उसका 1 मोल है तो 1 मोल के रेस्पेक्ट में वो रिजल्ट आया है, 2 है तो 2 के रेस्पेक्ट में, 3 है तो 3 के रेस्पेक्ट में। क्लियर? चलो बेटा ये अपनी बात की एंथैल्पी बेटा आ गया समझ में। अब जो क्वेश्चन बैंक में बेटा यहाँ तक क्वेश्चन दे रखा हो इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी, वो सोल्व कर लेना। ओके चलो बेटा आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। थर्ड लिखो, एनर्जी की फॉर्म हीट कैपेसिटी। क्या कहा? हीट कैपेसिटी, उष्माधारिता हिंदी में बोलते हैं बेटा इसे, उष्माधारिता। अपन ने कहा था सभी एनर्जी की अलग अलग फॉर्म है। हीट कैपेसिटी, उष्माधारिता, हेडिंग लिखो फटाफट। हीट कैपेसिटी, उष्माधारिता। चलो लिख लिए बच्चों। देखो क्या होता है हीट कैपेसिटी, कैसे होता है समझना बेटा। नाम से पता चल रहा है, मैं कई बार कहता हूँ कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होता है? किसी काम को करने की लास्ट लिमिट बेटा। आ गया समझ में? क्या कहा? किसी काम को करने की लास्ट लिमिट में हम बोलते हैं ना, अब मेरे में कैपेसिटी नहीं है। ओके, यानी अब मैं ये काम और नहीं कर सकता, मेरे में अब क्षमता नहीं है। क्लियर? इसका मतलब सर कौन सी कैपेसिटी की आप बात कर रहे हो? खाने की, पीने की, किसकी? अरे हीट की। क्या कहा मैंने? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी मतलब क्या? यानी हीट को गेन करने की कितनी कैपेसिटी है, लास्ट लिमिट कितनी है। आ गया समझ में? कोई सिस्टम ऐसा है जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है, इसका मतलब वो हीट को ज्यादा गेन कर सकता है, ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। जिसकी कैपेसिटी कम है, इसका मतलब वो कम एब्जॉर्ब करेगा, इसका मतलब वो इजीली दूसरे को ट्रांसफर कर देगा, लेकिन खुद की गेन करने की टेंडेंसी कम है। क्लियर? वो आगे का काम है। सबसे पहले देखते हैं बच्चों, देखो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिखाऊं तो वो टाइम पास वाला काम है। एक्चुअल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो। बेसिकली क्या करेंगे बच्चों, अगर कोई सिस्टम, एक बात बताओ, कोई भी सिस्टम बेटा अरे हीट को एब्जॉर्ब करना है
तो सीधी सी बात है, अगर कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा या नहीं होगा? होगा। क्लियर? और हमें पता है टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा? जितनी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, अगर कम एब्जॉर्ब कर रहा है तो टेम्परेचर में इंक्रीजिंग कम होगी, अगर ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है तो टेम्परेचर में इंक्रीजिंग ज्यादा होगी। अरे वाटर की बॉइलिंग वाला केस देख सकते हो बेटा, अगर वाटर को आपने 1 मिनट तक बॉईल किया या 10 मिनट तक बॉईल किया, सपोज करो 10 मिनट तक बॉईल किया तो उसका टेम्परेचर कुछ होगा, और उसी स्पीड से आपने 20 मिनट तक अगर बॉईल किया है तो हमें पता है 20 मिनट वाले का टेम्परेचर ज्यादा होगा या नहीं होगा? होगा बेटा। क्यों? क्योंकि उसने ज्यादा टाइम तक या ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब किया है। या फिर क्या, अगर टाइम वही रखना है तो क्या करो, पहले जहां गैस को आपने क्या एकदम फुल नहीं कर रखा था, हाफ कर रखा था, अब गैस को फुल कर दो और उससे भी 10 मिनट तक आप हीट करो बेटा, तो हमें पता है वो उसी टाइम में ज्यादा हीट गेन कर रहा है, तो भी उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा या नहीं होगा? होगा बेटा। यही बात मैं कह रहा हूं। क्या, अगर कोई सिस्टम है, अगर कोई सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है तो सीधी सी बात है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्लियर? और ये जो टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड हीट। मैंने क्या कहा, अगर कोई निकाय उष्मा को अवशोषित करता है तो उसका तापमान बढ़ता है। क्लियर? नो डाउट, कॉमन सेंस है। लेकिन तापमान कितना बढ़ेगा? तापमान में वृद्धि अवशोषित की गई उष्मा की मात्रा के समानुपाती होती है। अगर ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा अवशोषित करेगा तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा। यस और नो? क्लियर? तो क्या कहेंगे बच्चों, देखो समझना, स्टेटमेंट में लिखा दूंगा, तो Q प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? डेल टी। यस और नो? क्लियर? और ये जो प्रोपोर्शनल साइन होता है बेटा, इसी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं, सी डेल टी। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा, तो सी यहां से मैं क्या कह सकता हूं, सी इक्वल टू क्या होगा? Q बाई डेल टी। यस और नो? अरे समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा, Q आपको पता ही है हीट है और डेल टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर? ठीक है बेटा, तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो क्या लिखेंगे? सी ध्यान रखना, सी यहाँ पर क्या है बेटा? हीट कैपेसिटी। क्या है? हीट कैपेसिटी। और इसके बारे में एक चीज और ध्यान रखना, उष्माधारिता है एक, बच्चों इसका सिंपल मीनिंग ध्यान रखना, क्या? रेजिस्टिविटी। क्या कहा? रेजिस्टिविटी फॉर चेंज इन टेम्परेचर। क्या कहा? ताप में परिवर्तन के लिए प्रतिरोधकता। क्या कहा? ताप में परिवर्तन के लिए प्रतिरोधकता। बच्चा कहेगा सर इसका मतलब क्या है? नॉर्मली ये मीनिंग लिखाते नहीं है, लेकिन ध्यान रखना मैंने क्या कहा? रेजिस्टिविटी फॉर चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधकता। अरे प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है बच्चों? अपोज करना, विरोध करना। इसका मतलब एक बात तो श्योर है, जिस सिस्टम की हीट कैपेसिटी क्या है? ज्यादा है। क्या कहा? जिस सिस्टम की हीट कैपेसिटी ज्यादा है उसकी रेजिस्टिविटी यानी क्या होगा? उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो वो टेम्परेचर का ज्यादा अपोज करेगा। ज्यादा अपोज करने का मतलब क्या है? वो इजीली टेम्परेचर में चेंज नहीं होने देगा, उसकी खुद की गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है। मैं क्या कर रहा हूं फिर सुन लेना, जिस सिस्टम की हीट कैपेसिटी ज्यादा है इसका मतलब क्या है? अगर किसी सिस्टम की हीट कैपेसिटी ज्यादा है इसका मतलब उसकी टेम्परेचर को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है। बात समझ में आई क्या? अरे टेम्परेचर को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, टेम्परेचर को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, जहां तक गेन कर सकता है वहां तक वो चेंज नहीं होने देगा। यस और नो? टेम्परेचर में इंक्रीज कब करेगा? जब उसकी गेन करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी और दूसरे को ट्रांसफर कर देगा। ओके, मैंने क्या कहा बच्चों? देखो एक इजी सा एग्जांपल देखना, नॉर्मली अपन करें, एक तो जैसे कोई मेटल का कंटेनर है, एक जैसे मिट्टी के कंटेनर आते हैं बेटा, ध्यान है ना? ठीक है, अपन क्या दोनों को अगर अपन कंपेयर करें, दोनों को अगर हम इक्वल हीट दे तो हमें पता है बेटा जल्दी गर्म कौन होगा? अरे जो मिट्टी वाला कंटेनर है वो, जैसे मिट्टी का कुछ भी है, मिट्टी का कंटेनर है या मेटल वाला जल्दी गर्म होगा उसी टेम्परेचर में उसी टाइम के साथ अगर बात करें तो। क्यों? क्योंकि हमें पता है मेटल क्या होती है बेटा? अरे हाईली कंडक्टर होती है हीट और किसकी? यानी इलेक्ट्रिसिटी की बेटा। तो हमें पता है मेटल वाले क्या हाईली कंडक्टर है, हीट हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, इसका मतलब क्या? उसकी गेन करने की कैपेसिटी कम है, उसकी हीट कैपेसिटी कम है, तो वो गेन नहीं करेगी और इजीली क्या करेगा? हर मॉलिक्यूल, आसपास वाले मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफर करता जाएगा और थोड़े ही टाइम में क्या होगा? पूरा कंटेनर गर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या कह रहा हूं? तो क्या कहेंगे इसको? मैंने ये क्या लिखा है? रेजिस्टिविटी फॉर चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधकता। इसका मतलब प्रतिरोध का मतलब भी क्या है? अपोज करना, प्रतिरोध करना। किसका अपोज करना? टेम्परेचर में चेंज का, ताप में परिवर्तन का। इसका मतलब है जिस सिस्टम की हीट कैपेसिटी ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा? उसके लिए क्या होगा? टेम्परेचर में अपोज करने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्योंकि मैंने क्या कहा?
हीट कैपेसिटी का मतलब क्या, जहां तक हीट को गेन कर सकता है, जहां तक गेन कर सकता है वहां तक चेंज नहीं होने देगा। आ गया समझ में। और जहां पर गेन करने की, सहन करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, उसके बाद वो टेम्परेचर में चेंज कर देगा। समझ में आ रहा है, क्लियर। और इस बात को अपन प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे बच्चों, अगर मैं ये बोलूं अपना कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, देखो सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई डेल टी, यस और नो। तो मैं क्या लिखूंगा, इफ क्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्या कहा, Q इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कोई ऐसा सिस्टम है जिसको क्या, दो अलग अलग सिस्टम को क्या कर रहे हैं बेटा, इक्वल हीट दे रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, 1/T, यस और नो। अरे C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T आएगा नहीं आएगा। Q अगर कांस्टेंट है, दो अलग अलग सिस्टम A और B को अगर इक्वल हीट दे रहा है तो Q तो कांस्टेंट हो गया, तो C और डेल T क्या हो गया, इनवर्स हो गया। इसका मतलब क्या है, जिस सिस्टम के लिए C ज्यादा है उसके लिए डेल T क्या होगा, कम होगा। डेल टी कम होने का मतलब क्या है, जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है, यहां से अपन प्रूव कर सकते हैं हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। क्लियर, क्योंकि इनवर्स है या नहीं है, इनवर्स मतलब हमेशा अपोजिट। क्लियर, ठीक है। और जिस सिस्टम के लिए हीट कैपेसिटी कम है उसके लिए डेल टी क्या होगा, ज्यादा होगा। यही बात तो मैंने बोली है बच्चों। क्या हीट कैपेसिटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी फॉर चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन के लिए प्रतिरोधकता। क्या, जिसके लिए हीट कैपेसिटी ज्यादा है इसका मतलब उसके लिए गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो वो टेम्परेचर में चेंज होने की टेंडेंसी कम होगी। समझ में आ रहा है। और जिसकी हीट कैपेसिटी कम है इसका मतलब उसकी गेन करने की टेंडेंसी कम है, तो वो इजीली टेम्परेचर में चेंज कर देगा। समझ में आ रहा है, क्लियर, यस और नो। और यहां तक बात ठीक है, कोई डाउट नोट करो बेटा, लिखो। इफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय एनी सिस्टम, if heat is absorbed by any system, 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 then temperature of system increases. If heat is absorbed by any system, then temperature of system increases. If heat is absorbed by any system, then temperature of system increases. Then temperature of system increases, and the increasing in temperature, and the increasing in temperature and the increasing in temperature is directly proportional to, and the increasing in temperature is directly proportional to amount of absorbed heat by system, and the increasing in temperature and the increasing in temperature is directly proportional to amount of absorbed heat by system. Clear? तो क्या रिपीट कर रहा हूं, when heat is absorbed by any system then temperature of system increases. Clear? And the increasing in temperature is directly proportional to amount of absorbed heat by system. Clear? हिंदी में लिखो बेटा, यदि किसी निकाय द्वारा ऊष्मा अवशोषित की जाती है, यदि किसी निकाय द्वारा ऊष्मा अवशोषित की जाती है, यदि किसी निकाय द्वारा ऊष्मा अवशोषित की जाती है तो निकाय का तापमान बढ़ता है, तो निकाय का तापमान बढ़ता है, तो निकाय का तापमान बढ़ता है तथा तापमान में वृद्धि, तथा तापमान में वृद्धि, तथा तापमान में वृद्धि, तथा तापमान में वृद्धि, तथा तापमान में वृद्धि अवशोषित की गई ऊष्मा के समानुपाती होती है, तथा तापमान में वृद्धि अवशोषित की गई ऊष्मा के समानुपाती होती है। क्लियर? फटाफट नोट करो बेटा ये। फटाफट नोट करो।
कर लिया? नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। ओके चलो, तो देखो बेटा क्या कहेंगे, ये तो अपने बात की हीट कैपेसिटी का एंड बेसिक ये आइडिया आया कहां से, मतलब कैसे इसका मीनिंग क्या होता है, क्लियर। अब जो हीट कैपेसिटी होती है बच्चों, उसको क्या करते हैं, अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या, एक तो बोला जाता है बेटा हीट कैपेसिटी, एक बोला जाता है मोलर हीट कैपेसिटी, एक बोला जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैंने क्या कहा, 3 टर्म होती है बेटा, क्या, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ध्यान रखना तीनों में क्या डिफरेंस है और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके क्या कहेंगे, सबसे पहले हीट कैपेसिटी की मैं बात करूं, आपको ध्यान है बेटा अभी अपने कॉन्सेप्ट लिखा, क्या C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई डेल टी, यस और नो होता है। अब अगर मैं ये बोलूं बच्चों, देखो डेल टी, अरे डेल टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, यस और नो। चेंज मतलब हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, अरे चेंज तो होगा ना। और हमें पता है अगर हीट एब्जॉर्प्शन की हम बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हमें पता इंक्रीज ही होगा, नो डाउट, क्लियर। तो मैं क्या लिखूं, इफ डेल टी इक्वल टू क्या हो बेटा, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। अरे साइड देखो एक्चुअल में क्या डिग्री सेल्सियस हो केल्विन में हो, एक्चुअल में टेम्परेचर का ये डिफरेंस है। क्यों मैंने कई जगह बोला है, सॉल्यूशन में भी अपने बात की थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, जहां डिफरेंस की बात आ जाए तो चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, वैल्यू वही आ जाएगी, क्लियर। चलो बेटा, तो क्या कहा, अगर डेल टी 1 के इक्वल है तो हमें पता है C इक्वल टू क्या होगा, अरे Q होगा या नहीं होगा, यस और नो। मैंने क्या कहा, C क्या होता है बेटा, Q बाई डेल टी। अगर डेल टी की वैल्यू 1 हो जाए तो C क्या हो जाएगा, Q के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब अगर चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन हो तो हीट की वैल्यू क्या होगी, यानी किसके इक्वल है, हीट कैपेसिटी के इक्वल हो जाएगी, यस और नो। मैंने क्या कहा, टेम्परेचर में चेंजेस क्या हो बेटा, अगर 1 हो तो जो हीट की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू हीट कैपेसिटी। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन में क्या बोल सकता हूं बच्चों, यानी द रिक्वायर्ड हीट फॉर इंक्रीजिंग 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन टेम्परेचर ऑफ एनी सिस्टम इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम। क्या कहा, किसी निकाय का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा उसकी उष्माधारिता कहलाती है। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। और अगर बाय द वे मैं बात करूं इसकी यूनिट की, तो देखो बच्चों इसकी यूनिट की बात करें तो क्या लिखेंगे, ये तो मेन कॉन्सेप्ट है ही है। तो देखो क्या करेंगे, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, C इक्वल टू, ये क्या है Q, हमें पता हीट या एनर्जी है तो जूल, और अपॉन में क्या है, जूल पर केल्विन, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, एक कौन सी होती है बेटा, कैलोरी पर केल्विन। ये ध्यान रखना, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। लिखो बेटा, द रिक्वायर्ड हीट फॉर इंक्रीजिंग 1 degree Celsius or 1 Kelvin temperature of any system. The required heat for increasing 1 degree Celsius or 1 Kelvin temperature of any system. The required heat for increasing 1 degree Celsius or 1 Kelvin temperature of any system is called heat capacity of system. Is called heat capacity of a system. मैंने बच्चों एक वर्ड बोला है क्या, the required heat for increasing 1 degree Celsius or 1 Kelvin temperature of system. सिस्टम को अंडरलाइन कर लेना, मैंने यहाँ पर जो बोला है आ गया समझ में, क्लियर। इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम। ओके, सिस्टम को मैंने अंडरलाइन क्यों करवाया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। हीट कैपेसिटी किसकी प्रॉपर्टी है, सिस्टम की प्रॉपर्टी है। आ गया समझ में, क्लियर। हिंदी में लिखो बेटा, किसी निकाय का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, किसी निकाय का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, किसी निकाय का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, किसी निकाय, हिंदी में निकाय बोला ना, इसको अंडरलाइन कर लेना। किसी निकाय का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा निकाय की उष्माधारिता कहलाती है। निकाय की उष्माधारिता कहलाती है। निकाय की उष्माधारिता कहलाती है। ठीक है, फटाफट ये नोट करो बेटा। अब जैसे मैंने बोला, वैसे तो बेटा हीट कैपेसिटी कई टाइप की है। एक तो हीट कैपेसिटी, एक हम बोलेंगे बेटा क्या, मोलर हीट कैपेसिटी, एक बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट तो लेने देते, कौन सा, ये तो मैंने मिटाया नहीं बेटा, कौन सा स्क्रीनशॉट,
जल्दी लो, बंद कर दिया। पीछे वाला कौन सा? पहले वाला क्या? चलो नेक्स्ट क्लास में ले लेना बेटा, ठीक है। अगले क्लास में 2 स्क्रीनशॉट ले लेना तुम, किसी बच्चे ने ले रखा होगा उससे सेंड करवा लेना, ठीक है। चलो बेटा ये स्क्रीनशॉट ले लो मनीषा खासकर। चलो बेटा अब आगे बात करें, ये तो अपनी बात की बेटा हीट कैपेसिटी की। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अपन मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट क्या होते हैं और अलग अलग प्रोसेस में हीट कैपेसिटी को कैसे कंसीडर करना है, क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ठीक है बच्चों। और यहाँ तक इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी तक जो क्वेश्चंस आपसे हो सके, कल आपका टेस्ट है तो आज तो टेस्ट की तैयारी करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल टेस्ट के बाद आप यहाँ तक की जो एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी यहाँ तक के क्वेश्चन है सोल्व कर लेना बेटा। क्लियर? बाकी डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।